कहानी मेरेता केरू एक साधारण जापानी ऑफिस वर्कर के साथ शुरू होती है जो एक थकाऊ दिन के बाद घर लौट रहा था। मेरा जीवन उस समय बेहद उबाऊ था। बस काम पर जाना, घर आना, सोना और फिर यही दोहराना। उस बोरियत को तोड़ने के लिए मैंने टीवी चालू कर दिया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन जली कुछ अजीब हुआ। मेरी आंखों की पुतलियां चकाचौंध हो गईं और इससे पहले कि मैं पलक झपका पाता मेरा पूरा शरीर एक अलग दुनिया में खिंच गया। मैं पलक झपकाकर उठा और खुद को एक अजीब आदमी के सामने बैठा पाया हुआ मुझे आराम से चाय का कप दे रहा था। अभी भी चक्कर आ रहा था। मैंने अजनबी से अपना परिचय सुनावा। न तो कोई प्रोफेसर था, न ही कोई देवता, बल्कि पूरे सौर मंडल का प्रबंधक था। सबूत के तौर पर उसने अपनी उंगली पर एक छोटा सा ग्रह बनाया और उसे मेडियस कहा। प्रबंधक ने समझाया कि मेडियस एक शापित दुनिया थी जहां जीवन नहीं था, जहां सभ्यताएं जीवित नहीं रह सकती थीं। लेकिन पानी की एक बूंद से उसने उस अंतर को साबित कर दिया जो मैं वहां भेजे जाने पर पैदा करूंगा। और असली झटका लगा। प्रबंधक ने खुलासा किया कि मैं वास्तव में मर चुका था और अगर मैंने ये भूमिका स्वीकार कर ली तो मेरी आत्मा पूरी तरह से गायब हो जाएगी। मैंने दृढ़ता से विरोध किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ये एकमात्र रास्ता है और वो मुझे जीवित रहने की शक्ति प्रदान करेंगे। सबसे पहले सीमित मैना और फिर दुर्लभ खजाने को खोजने और बेचने का विस्तार करने की क्षमता। मैंने जल्दी से एक और चीज मांगी, एक प्यारा साथी। प्रबंधक ने सहमति व्यक्त की, मुझे एक साथी प्रदान किया। उन्होंने एक खाली बैग भी जोड़ा जिसमें वो सब कुछ रखने के लिए था जो मुझे मिलता है, साथ ही स्थानीय बोलीनायन भाषा बोलने की क्षमता भी। लेकिन जैसे जैसे शक्तियों की सूची लंबी होती गई, प्रबंधक अपनी उदारता पर पछताने लगा, बुदबुदाते हुए कि शायद उसने मुझे बहुत कुछ दे दिया था। इससे पहले कि मैं विरोध कर पाता मेरा शरीर टूटने लगा। मेरे भीतर एक संदेह घूमा, क्या मुझे धोखा दिया गया था? क्या यह सब एक चालाक धोखा था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी दृष्टि धूमिल हो गई और मैं पूरी तरह से इस रहस्यमयी नई दुनिया में खिंच गया। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैं एक घने जंगल के बीच एक पेड़ के सहारे बैठा था। ऊपर का आकाश लुभावनी रूप से सुंदर था, जिसमें विशालकाय छल्ले वाला एक ग्रह सिर्फ बादलों के पीछे लटका हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए मैं शांत हो गया। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। मैंने उठकर इस असीम अज्ञात और कठोर भूमि में प्रवेश किया, इस यात्रा पर अन्यों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित। जंगल में कुछ देर भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक छोटा सा गांव मिल ही गया। मुझे राहत महसूस हुई, लेकिन ये जल्द ही चिंता में बदल गई। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। मालिक द्वारा दी गई शक्ति को याद करते हुए मैंने अपनी खोजने की क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया। जादुई छड़ी हाथ में लिए मैंने इसे ऊपर उठाया और कुछ होने का इंतजार करने लगा। कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहां खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेवकूफ हवा में छड़ी लहरा रहा हो। मुंह मोड़कर मैंने फिर से कोशिश की, इस बार मंत्र को जमीन पर लिखकर। आश्चर्यजनक रूप से जमीन हल्की चमकने लगी। मेरी अंतिम क्षमता अंततः सक्रिय हो गई थी। मेरे सामने चमकते हुए संकेत दिखाई दिए जो पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई वस्तुओं की ओर इशारा कर रहे थे। जिज्ञासु होकर मैंने उठाई हुई पहली वस्तु को उठाया। परिणाम मुझे चौंका गया। कक्षा बी, जड़ी बूटी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सचमुच एक खजाना था। प्रोत्साहित होकर मैंने बाकी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी ही निराश हो गया। उनमें से ज्यादातर सिर्फ सामान्य ई ग्रेड सामग्री थी। तभी कुछ चमकदार चीज ने मेरा ध्यान खींचा, एक शानदार चमकता हुआ रत्न। शायद मैं भाग्यशाली था। मैंने उसे उठाया केवल सच्चाई का पता लगाने के लिए। मेरा चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वो कोई कीमती रत्न नहीं था, ये एक राक्षस की बीट थी। इससे भी बदतर विश्लेषण परिणाम ने इसे कक्षा सी में रखा, जो मेरी बाकी वस्तुओं में से अधिकांश से बेहतर था। मैं केवल संदेह में सिर हिला सकता था और फिर सभी जड़ी बूटियों और उस टुकड़े को अपनी खाली जेब में डाल दिया। जीत का सामान रखने के बाद मैं गांव के द्वार की ओर बढ़ा। केवल एक गार्ड वहां खड़ा था, एक लंबी जम्हाई लेते हुए स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं होने की उम्मीद कर रहा था। मुझे देखकर वह सीधा खड़ा हो गया, मेरे रूप से हैरान। क्या तुम एक साहसी हो? उसने पूछा। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और समझाया कि मैं सिर्फ एक कलेक्टर हूं। गार्ड ने अपना परिचय कैप्टन मार्लो के रूप में दियाजो गांव की रक्षा सेना का प्रमुख था। मार्लो अब थोड़ा अधिक सक्रिय था। मुझे अंदर ले गया। चलते समय उसने समझाया कि गांव में एक सामान्य स्टोर है जहां मैं अपनी जड़ी बूटियां बेच सकता हूं। पहली बार मुझे लगा कि चीजें वास्तव में मेरे पक्ष में हो रही हैं। जैसे ही मैं गांव में घुसा, मैं खुद को लोगों की घूरने वाली नजरों से शर्मिंदा होने से नहीं रोक सका। उनकी जिज्ञासु आंखें मेरे हर कदम पर नजर रखती थीं और मैं दुकान के दरवाजे तक शर्मिंदा होता रहा। दरवाजे पर कदम रखते हुए दुकान के मालिक ने मेरा स्वागत किया। उसने लापरवाही से पूछा कि मुझे क्या चाहिए। बिना सोचे समझे मैंने कचरे के टुकड़े को काउंटर पर रख दिया। दुकानदार की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी हैरानी के लिए वह बेहद उत्साहित दिख रहा था। उसने वस्तु का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और घोषणा की, यह एक सोने के सिक्के के लिए बिकेगा। मैंने पलक झपकाई, अवाक रह गई। मैंने जल्दी से पूछा कि क्या वो राशि एक रात के लिए पर्याप्त थी। दुकानदार हंसा और समझाया कि एक रात में केवल 500 रेव खर्च होते थे, जिसका अर्थ था कि एक सोने का सिक्का दोनों रातों के लिए भुगतान कर सकता था। मैं सदमे से लगभग बेहोश हो गया। इस दुनिया में मल की इतनी कीमत होना वाकई बेतुका है। लेकिन मैं शिकायत करने के लिए कोई अजनबी नहीं हूं। मैं खुशी खुशी सौदे को स्वीकार करता हूं।
दुकानदार जो अब मुस्कुरा रहा था ने चमकदार मल के टुकड़े को ऐसे रगड़ा जैसे वो खजाना हो, फिर मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास बेचने के लिए और कुछ है। मैंने अपना सारा जोर लगाया, जो जड़ी बूटियां मैंने इकट्ठी की थी उन्हें बाहर निकाला। दुकानदार ने उनकी जांच की गुणवत्ता से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। एक अजनबी मेरे जैसे छोटे से दुकान में इतनी दुर्लभ वस्तुएं क्यों बेचेगा, उसने पूछा। मैंने तुरंत सिर उठाया और जवाब दिया कि मैं एक आवारा व्यापारी था। दुकानदार ने सहमति में सिर हिलाया, ऐसा लगा कि वो सहमत हो गया। फिर वह मेरे पास आया और मुझे एक काम सौंपा जो कि पूर्व में एक उजाड़ इलाके से दुर्लभ मिथ्रिल अयस्क लाना था। मैंने तुरंत स्थानीय नक्शे के लिए पूछा और दुकानदार ने उसे प्रदान किया, साथ ही ये चेतावनी भी दी कि उस इलाके में बहुत सारे राक्षस थे। मेरे आगे बढ़ने से पहले दुकानदार ने मेरे सभी सामानों की गिनती की और मुझे एक अविश्वसनीय राशि 360,000 रेव दिए। इतना सारा पैसा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। असीम खुशी से अभिभूत होकर मैं दुकान से बाहर निकला और तुरंत एक सराय में एक कमरा बुक कर लिया। उस शाम एक सराय की नौकरानी मेरे कमरे में गर्म पानी का टब लेकर आई। उसने समझाया कि मैं इसका इस्तेमाल नहाने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने टब से नहाने के बारे में पूछा तो उसने सिर हिलाया। यहाँ केवल कुलीन ही इस विलासिता को वहन कर सकते थे। उसने आगे कहा कि आम लोगों को नहाने के लिए नाई को काम पर रखना पड़ता था। अपने प्रयोगों के जादू के विचार से रोमांचित होकर मैंने उसे धन्यवाद दिया और जाने से पहले उसे एक छोटी सी राशि एक सुझाव के रूप में दी। जब मैं अकेला रह गया तो मैंने अपने जादू की छड़ी को मजबूती से पकड़ा, एक मंत्र फुसफुसाया। जब मैंने साफ शब्द कहा तो पानी निकला, मेरे शरीर पर लगी सारी गंदगी को धो डाला। मैं दंग रह गया, ताजगी और सफेदी की भावना से खुशी से चिल्लाया। बाहर सराय की नौकरानी मेरे संतोषजनक कराने की आवाजें सुनकर शर्मा गई। जाहिर है कि वो गलत समझ गई थी। अंदर मैं एक राहत भरी आह भरता हूँ। आखिरकार मुझे इंसान जैसा महसूस हो रहा है। फिर भी मेरे दिल के एक हिस्से में उदासी है। मैं बस एक गर्मा आरामदायक टब में डूबना चाहता हूँ। अगली सुबह मैं अपनी खोज की क्षमता से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए फिर से बाहर निकला। चमकते हुए संकेतों के बीच एक और असाधारण प्रतीक ने मेरा ध्यान खींचा। मिट्टी के नीचे एक सड़ा हुआ कंकाल था जिसने अभी भी एक साहसी की जंग लगी कवच के टुकड़े पहने हुए थे। ये दृश्य मेरे पेट में हलचल मचा गया। लाश के बगल में झुककर मैंने देखा कि एक ताबीज उसके गले में लटका हुआ था। अंदर सावधानी से छुपा हुआ एक पत्र था। इसे खोलते हुए मैंने एक बहन के अपने भाई से लौटने की विनती करते हुए शब्द पढ़े। उसे याद दिलाया कि उनके पिता बीमार थे और परिवार को पैसे या खजाने की तुलना में उसकी अधिक आवश्यकता थी। मुझे एहसास हुआ कि ये बदकिस्मत साहसी शायद यहाँ मर गया था, जबकि वो उनका भरण पोषण करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उदासी की एक गहरी भावना ने मुझे जकड़ लिया। चुपचाप मैंने एक छोटा सा कब्र खोदा। मैं कंकाल को नीचे रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, उस आदमी की अधूरी यात्रा को याद करता हूँ। पहली बार मैं इस दुनिया का वजन महसूस करता हूँ। न केवल रोमांच और धन बल्कि उन लोगों का भी जीवन है जो मुझसे पहले आए थे। जैसे जैसे पल बीतते हैं मैं पास में ही डेरा डालता हूँ। अपने जादू का उपयोग करते हुए मैं राक्षसों को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध पैदा करता हूँ। फिर थोड़ी सामग्री से मैं आग की लपटें जलाता हूँ। मैंने एक बर्तन निकाला, उसे पानी से भर दिया और उसमें वे सब्जियां डालीं जिन्हें मैंने इकट्ठा किया था। जल्द ही बर्तन की उबलती हुई आवाज में सूप की बूंदें शामिल हो गईं जो हवा को एक मनोरम सुगंध से भर देती थीं। मैं बैठ गया और इंतजार किया, सामग्री को एक साथ घुलते हुए देखा। जब स्टू अंततः पक गया मैंने सावधानी से एक चम्मच चखा। स्वाद मेरे मुंह में फूट पड़ा, उतना ही गहरा, गर्माहट भरा और स्वादिष्ट जितना मैंने कभी उम्मीद की थी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। इस अद्भुत दुनिया को इतने स्वादिष्ट स्वाद देने के लिए धन्यवाद दिया। यहाँ आने के बाद पहली बार मुझे केवल जीवित होने का ही एहसास नहीं हुआ बल्कि शांति का भी एहसास हुआ। खाने के बाद मैंने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। प्राचीन ड्रैगन की पौराणिक सफेद जंगल में कदम रखा। केवल इसका नाम ही मुझे बेचैन करने के लिए काफी था। हर कोई जानता है कि ऐसी जगह खतरनाक राक्षसों से भरी होगी। सुरक्षा के लिए मैंने एक साधारण प्रकाश मंत्र का इस्तेमाल किया। मेरी जादुई छड़ी से एक कोमल प्रकाश किरण निकलती है, भयानक छाया को दूर करती है और बर्फ से ढकी जमीन पर बिखरी हुई जड़ी बूटियों को रोशन करती है। निराशा तब मेरे ऊपर छा जाती है जब मुझे एहसास होता है कि अयस्क का कोई निशान नहीं है, केवल अधिक घास है। हाँ, मैं भाग्यशाली था कि कोई राक्षस नहीं आया। जड़ी बूटियां तोड़ते समय मैं अचानक अकेला हंस पड़ाया, सोचकर कि शायद ये सौभाग्य नहीं था। शायद मेरी भयानक शारीरिक दुर्गंध राक्षसों को दूर भगा रही थी। इस विचार से प्रोत्साहित होकर मैं हंसी खुशी पेड़ों की कतारों में दौड़ने लगा। आगे जंगल में एक घुमावदार रास्ते के अंत में मुझे एक मंद रोशनी दिखाई दी। घुटन भरी शांति से बचने की उत्सुकता में मैं उस दिशा में भागा, लेकिन जैसे ही मैं पेड़ों की कतारों से बाहर निकला मेरे पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। मैं एक विशाल खाई में गिर गया। घबराहट छा गई। हताशा में मैं वो हर मंत्र बुदबुदाया जो मुझे याद आ सकता था, मेरे दिमाग में शब्दकोश से भी परे। आखिरकार एक मंत्र काम कर गया। एक सुनहरी चमक ने मुझे घेर लिया जिसने मेरे शरीर को धीरे धीरे गिरने की गति को धीमा कर दिया। मैं एक पंख की तरह नीचे तैरता रहा जब तक कि मेरे पैर जमीन को न छू ले। हाफते हुए लेकिन जीवित मैं आराम से नीचे गिर गया। जब मैंने अपना सिर ऊपर उठाया तो मैं लगभग सांस रोक बैठा।
रहस्यमय प्रतीक गुफा की दीवारों पर झिलमिला रहे थे। यहाँ खनिज अयस्क के संकेत थे। उत्साह में मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैंने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और काम पर लग गया। पहली ही चोट में एक चांदी का अयस्क मिला। ये एक बुरी खोज नहीं थी, हालांकि ये वो मिथ्रिल नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। दृढ़ निश्चय के साथ मैंने अपने मंत्र को फिर से इस्तेमाल किया। चमकते हुए संकेत मुझे कहीं और ले गए, मुझे किसी ऐसी चीज की ओर निर्देशित किया जो और भी गहराई में दबी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं जीत का जश्न मना पाता, मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। दीवारें एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ हिल गईं, जिसने मुझे कंपा दिया। मुझे पता था कि कुछ जाग रहा है और मैंने अपने दांत भींच लिए। मैंने एक बार बोल्ड होने का फैसला किया। मैंने एक आग का गोला चट्टान पर फेंका, उसे तोड़ दिया और एक अयस्क की परत को उजागर किया। जब मंत्र ने चट्टान को तोड़ा तो उसने अंदर गहराई में फंसे मिथ्रिल के कुछ झिलमिलाते टुकड़े को उजागर किया। मैं हताशा में छोटे टुकड़ों को घूरता रहा। क्या बस इतना ही है? मैं बड़बड़ाया, उन्हें उठा लिया और अधिक खोजने के दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ता रहा। भले ही गुफा में झटके अभी भी फैल रहे थे, मेरा रास्ता पृथ्वी के गर्भ में और गहरा होता गया, जब तक कि मेरे मंत्र की रोशनी कुछ ऐसा नहीं चमका दिया जो सांस लेने में भी मुश्किल था। गुफा के गर्भ में एक विशाल प्राचीन झील फैली हुई थी। मैं उत्साह से आगे बढ़ा और अपने चेहरे को पानी से पोंछा। परिणाम लगभग मुझे बेहोश कर गया। एस रैंक की मौलिक पानी। इसका मूल्य सोचकर मेरा सिर चकरा गया, लेकिन फिर विवरण सामने आए। ये साधारण पानी नहीं था, ये एक प्राचीन ड्रैगन के घोंसले का पवित्र झरना था। इससे पहले कि मैं जानकारी को संसाधित कर पाता, एक गहरी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। मेरी सीमा का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जम गया। फिर मैंने अपना कंधा हिलाया। जवाब देने के बजाय मैं बस इस बात पर बड़बड़ाता रहा कि इस चीज को बोतल बंद करके कैसे बेचा जाए। झील में हलचल मच गई। एक विशालकाय ड्रैगन ऊपर उठा और उसके पंख फड़फड़ाए जैसे वो मुझे घूर रहा था। आंखों में आग लिए वह गरज उठा, मुझे अकेला छोड़ दो ईश्वर। मैंने उस जीव को ऊपर देखा, अजीब तरह से मौत के इतने करीब होने पर भी बहुत शांत था। मैंने धीरे से सिर हिलाया और उसके मान में घुसने के लिए माफी मांगी। ड्रैगन ने मुझे गौर से देखा, उसकी निगाहें मेरी शांति पर टिकी थीं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, वो गरज उठा। मुझे अपना नाम बताओ। ताकेरू, मैंने सीधे जवाब दिया। मैं एक इंसान हूँ। ड्रैगन पीछे हट गया, आश्चर्यचकित। इस कमजोर दिखने वाले व्यक्ति के भीतर की माना का प्रवाह खुद उसके बराबर हो सकता था। तुम्हारी माना मुझे जगा दिया है, जानवर गरज उठा। घबराहट में मुझे अंततः सच्चाई का एहसास हुआ। मैं दुनिया की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक के सामने खड़ा था। ड्रैगन ने अपना विशाल सिर झुकाया। मैं वोल्डियस हूँ। मैंने घबराकर और चिंतित होकर हंसी। क्या मैं आपको वी कह सकता हूँ? जानवर के सीने से एक गहरी हंसी गूंज उठी। ठीक है। फिर वोल्डियस ने एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा। अपनी प्रबल माना से मैं ड्रैगन के अभी तक अवांछित बच्चों को जगा सकता था। मुझे आश्चर्यचकित देखकर वोल्डियस ने समझाया, मेरे क्षेत्र में मौलिक माना का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, जिससे मेरे अंडे निष्क्रिय अवस्था में चले गए हैं। बदले में ड्रैगन ने एक चमकदार शुद्ध मिथ्रिल क्लस्टर बनाया और उसे मेरे सामने रख दिया। मैंने उसे देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इंतजार करो, मैंने जल्दी से कहा और फिर पूछा कि अंडे कहाँ हैं। वोल्डियस ने एक पंजों से उठाया और झील की गहराई से एक विशाल काला अंडा बुलाया। यह धीरे से मेरे हाथों में तैर गया। इसे अपने कान से लगाकर मैंने एक कमजोर लेकिन लगातार दिल की धड़कन सुनी। एक असली युवा ड्रैगन पैदा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने पूछा, इसे कैसे जगाया जाए? वोल्डियस ने समझाया, अपनी माना को अंडे में प्रवाहित करो, जैसे तुम प्रकाश के मंत्र का उपयोग करते हो। मैंने सिर हिलाया, अंडे को सावधानी से पकड़ लिया। मैंने ध्यान केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा को गर्मी के रूप में प्रवाहित करने का संकल्प लिया। अंडा मेरे हाथों में धीरे धीरे चमकने लगा। जैसे जैसे अंदर जीवन पैदा हुआ, वैसे वैसे गर्मी मेरे हाथों में फैल गई। जैसे ही मैंने अंडे में माना प्रवाहित की, सब कुछ गड़बड़ हो गया। एक भयानक कीचड़ निकल पड़ी और अंडे को और अधिक शक्ति देने के बजाय इसने मेरी सारी ताकत खींचना शुरू कर दिया। मेरी ऊर्जा एक एक करके गायब होती गई, जिससे मैं कमजोर और कांपता हुआ रह गया। ऊपर वोल्डियस ने एक दुष्ट हंसी का उच्चारण किया गहराई से, जो गुफा को हिला दिया। एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस दृढ़ प्राणी ने धोखा दिया था। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, दुनिया डगमगा गई, जब तक मुझे लगा कि मैं मर रहा था। मैं अंधेरे में गिर गया, जैसे कि निगल लिया गया हो। उस खाई में एक गंभीर आवाज ने मुझे डांटा, मूर्ख, तुम्हें उस अजगर से भागना चाहिए था। एक आदमी मेरे सामने प्रकट हुआ, एक अलौकिक प्रकाश में घिरा हुआ, जिसकी आंखें निर्णय से भरी थीं। उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने मेडीज ग्रह को सदियों से नियंत्रित किया था, फिर भी किसी कारण से सिर्फ 2 दिनों में मैंने इस दुनिया को अराजकता में डाल दिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि मेरी जल्दबाजी सौर व्यवस्था के अभिभावक की सुरक्षा को कमजोर कर देगी। फिर जैसे कुछ याद आया हुए मुस्कुराए, क्या तुम्हारे पास एक प्यारा साथी नहीं था? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरा शरीर भारी हो गया। आदमी की आवाज आखिरी बार गूंजी, तुम थोड़ी परेशानी के लायक हो। अंधेरा मुझे फिर से निगल गया। जब मैं होश में आया तो मैं गुफा में वापस आ गया था। पास से एक चीख सुनाई दी। शुरू में मुझे लगा कि वोल्डियस मुझे एक झूठे मधुर स्वर में चिढ़ा रहा था। संदेह में मैंने एक प्रकाश मंत्र का इस्तेमाल किया। प्रकाश ने सच्चाई को उजागर किया।
एक छोटा अजगर रात की तरह काला आश्चर्यजनक ऊर्जा के साथ उत्साहित होकर चिल्ला रहा था। वो मेरे चेहरे पर कूद गया, चिपका हुआ और चंचल लग रहा था, जैसे मेरा स्वागत कर रहा हो। घबराकर मैंने सावधानी से उसे हटा दिया और नीचे रख दिया। अजगर ने समझाया कि उनके बच्चे का एक अजगर का नाम था, लेकिन उन्हें इस दुनिया के लिए एक सामान्य नाम की आवश्यकता थी। मैंने अपना सिर खुजलाया, अर्थपूर्ण नाम सोचने की बेताब कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद सबसे अच्छा जवाब जो मैं सोच सका वो था, ठीक है, मैं उसे बी कहूंगा, ब्लैक का संक्षिप्त रूप। बच्चा खुश होकर चिल्लाया, पूरी तरह से संतुष्ट लग रहा था। इस बीच में सिर्फ आ भर सकता था या महसूस करते हुए कि ये अजीब रिश्ता अभी शुरू हुआ था। अपने नए नाम से बेहद खुश बच्चा अब भी अपने तरीके से अपना आभार व्यक्त किया। वो मेरे ऊपर कूद गया और मुझे गीली चुंबनों से थपथपाया, खुशी से चिल्लाया। वोल्डियस ने संतुष्टि से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज निकाली। उसका पूरा नाम ब्लैक नोई वोल्डियस है, उन्होंने गर्व से घोषणा की। लेकिन तुमने बहुत अच्छा चुनाव किया है इंसान, बी उसके लिए एकदम सही है। ये कहते हुए महान अजगर ने एक आश्चर्यजनक काम किया। उन्होंने बी को मुझसे अलग होने और मेरे साथ दुनिया की यात्रा करने की अनुमति दी। इस घोषणा ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं सिर हिलाया या बताते हुए कि शायद वोल्डियस को अपने नवजात शिशु को किसी अजनबी के साथ भेजने के बजाय उसके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। लेकिन वोल्डियस केवल हंसा। मुझे तुम पर विश्वास है, अब तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। ड्रैगन के मुंह से ऊर्जा की एक लहर निकली जिसने मेरे खाली कान में छिड़काव किया और उसे एक नई शक्ति से भर दिया। फिर एक अंतिम सिर हिलाने के साथ वोल्डियस झिलमिलाते पानी के नीचे डूब गया। उसका विशाल रूप गहराई में फीका पड़ गया। अलविदा, मेरी आवाज गूंजती रही, इससे पहले कि गुफा में चुप्पी छा गई। बी फिर से रोया और मेरे चेहरे को चाटने लगा, अभी भी शांत नहीं हुआ। मैंने अपना चेहरा पोंछा, सबकी बेरुखी पर आह भरी। लेकिन फिर मैंने अपने छोटे साथी को नीचे देखा और गंभीरता से पूछा, बी क्या तुम इस यात्रा को मेरे साथ शुरू करने के लिए तैयार हो? बच्चे ने खुशी से चिल्लाया, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैं अनजाने में मुस्कुराया। मैंने बी के छोटे से चेहरे को साफ किया, मुख्य रूप से अपने आप को आने वाले रोमांच के लिए सुरक्षित रखने के लिए।